वेनेजुएला के तेल को लेकर इस वक्त रूस अमेरिका के बीच भयंकर तनाव है। अमेरिका ने रूस का तेल टैंक पर उसे पकड़कर खुली चुनौती दी है और रूस ने अपने तेल टैंकरों की हिफाजत के लिए वेनेजुएला की तरफ परमाणु पनडुब्बी भेजी है। रूस और चीन के साथ जारी टेंशन के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर लौट रहे 2 टैंकरों को जब्त कर लिया। इसमें से एक रूस का जहाज मैरिनेरा है, जबकि दूसरे का नाम सोफिया है। सोफिया पर पनामा देश का झंडा है। अमेरिका ने रूसी झंडे वाला तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया। मैरिनेरा का पहले नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में डाला था, जबकि दूसरा जहाज सोफिया कैरिबियन सी में पकड़ा गया। रूस ने अपने जहाज की सुरक्षा के लिए वेनेजुएला की तरफ सबमरीन और नेवी के दूसरे शिप्स भेज दिए थे, लेकिन वो ऑयल टैंकर को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। रिपोर्ट्स जो आई हैं उनके मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे जिन 2 टैंकरों को जब्त किया वो चीन और दूसरे देशों की तरफ जा रहे थे। अमेरिकी सैनिक 2 हफ्तों से मैरिनेरा जहाज का पीछा कर रहे थे, इस पर नजर रखे हुए थे। इस बीच अमेरिका के एक्शन पर ब्रिटेन ने बयान जारी किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूसी टैंकर को जब्त करने में उन्होंने अमेरिका की मदद की। हिली ने कहा कि वह अपने देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और दुनिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए ऐसे अवैध नौसैनिक कामों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली ने कहा है कि ये कदम उन लोगों के खिलाफ था जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे थे। बेला 1 जहाज रूस और ईरान के गठजोड़ का हिस्सा है। पकड़े गए टैंकर तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे और ये जहाज दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने में शामिल थे। रूसी तेल टैंकर पकड़े जाने के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान आया। रूस के खिलाफ कार्रवाई के बाद व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा कि आप भाग सकते हैं पर छिप नहीं सकते। I believe you're referring to the Bella 1 tanker that was seized this morning. The Department of Justice and the Department of Homeland Security, in coordination with the Department of War, did announce that seizure this morning for violations of U.S. sanctions. I've spoken about the enforcement of our sanctions policy at the podium prior to the new year, and this administration is going to fully enforce the sanction policy of the United States. The vessel this morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked, and this was a Venezuelan shadow fleet vessel that has transported sanctioned oil, and the United States of America under this president is not going to tolerate that. I would also just add the vessel had a judicial seizure order, and the crew, so that means the crew is now subject to prosecution for any applicable violation of federal law, and they will be brought to the United States for such prosecution if necessary. इधर ईरान एक बार फिर हिंसा की आग में जलता नजर आ रहा है। खामेनेई के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर लगातार फूट रहा है। शाही जान इलाके में भीड़ ने सुलेमानी की मूर्ति को तहस नहस कर दिया, तो वहीं ताशान इलाके में लगी मूर्ति को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। तेहरान में हालात बेकाबू हो गए, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पूरे देश में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की सड़कों पर डर, गुस्सा और बगावत का माहौल है। प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी अब आगजनी और तोड़फोड़ करना शुरू कर चुके हैं। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। शिराज, अब्दाना समेत कई शहरों में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर ईरान की एलीट फोर्स IRGC और खामेनेई है। प्रदर्शनकारी खुलेआम खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जगह जगह आगजनी हो रही है। बिगड़ते हालात के बीच खबर है कि खामेनेई किसी भी वक्त देश छोड़कर भाग सकते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया है। रूस ने एक मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया, जिसमें भयानक आग लग गई। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं। रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला लगातार कर रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हमले के बाद से कीव के कई इलाकों में अंधेरा पसरा हुआ है, बिजली गुल है। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर पलटवार कर रहा है, जिसे लेकर रूस का कहना है कि रात भर में 20 से ज्यादा इलाकों में 129 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए, जिनमें से 2 मॉस्को इलाके की ओर निशाना साधे थे। साथ ही रूस ने यह भी कहा है कि यूक्रेन के सुमी इलाके में उसने कब्जा कर लिया है।
और वहीं टैरिफ धमकियों के बीच अमेरिका ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों से खुद को अलग कर लिया है। ट्रंप ने एक मेमोरेंडम पर साइन करते हुए कहा कि अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करते हैं। व्हाइट हाउस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस समेत 66 एजेंसियों को अमेरिका विरोधी, बेकार या फिजूल खर्ची वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये संगठन कट्टरपंथी, जलवायु नीतियों, ग्लोबल गवर्नेंस और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ है। वेनेजुएला में अमेरिकी स्ट्राइक से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला में मारे गए लोगों का आंकड़ा पहली बार सामने आया है। अमेरिकी स्ट्राइक में करीब 100 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 23 जवान मारे गए हैं। इसके साथ ही क्यूबा के सैनिक और खुफिया अफसरों की भी हमले में मौत की खबर है। सरकार ने इस हमले में मारे गए सेना के जवानों के लिए एक हफ्ते के शोक का ऐलान किया है, जबकि ट्रंप ने यह दावा किया था कि स्ट्राइक में किसी तरह की कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है, यानी कि किसी की जान नहीं गई है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां संभल में नए साल पर अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। संभल में अब एक और नई मस्जिद मजार को नोटिस दिया गया है। दादा मियां की मजार मस्जिद को हटाने का लेटर जारी किया गया है। 15 दिन का अल्टीमेटम है। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से मजार मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसके खिलाफ अब प्रशासन ने एक्शन लिया है। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने लेखपालों की टीम के साथ स्पॉट का मुआयना किया और 15 दिनों के अंदर अवैध निर्माण को लेकर एक्शन का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। संभल का ये वही दादा मियां मस्जिद मजार है जो प्रशासन की रडार पर है। ये जमीन कब्रिस्तान के लिए है। यहाँ पर बिना किसी अनुमति के मस्जिद और मजार का निर्माण कर दिया गया। इलाके में साप्ताहिक बाजार भी लगता है। बाजार को लेकर क्राउड और जाम की भी शिकायत प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद अब प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया है। 15 दिनों के अंदर इस पूरे निर्माण को हटाने का निर्देश है। अगर समय से ऐसा नहीं होता तो फिर प्रशासन कानूनी एक्शन के तहत कार्रवाई भी करेगा। यह भूमि जो है कब्रिस्तान के नाम दर्ज है और इस पर इन्होंने मस्जिद बना रखी है। तो ये हमारे द्वारा कहा गया कि कब्रिस्तान का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में करिए, उस पर मस्जिद का उपयोग नहीं होगा। किस नाम से है ये? तो क्या आपने कहा इन लोगों कितने दिन के अंदर इसको? 15 दिन का इन्होंने समय मांगा है। मार्केट लगना बंद कर देंगे और 15 दिन में इसको हटा लेंगे। इसमें क्या क्या बना हुआ है? इसमें मजार है और मस्जिद है। अच्छा, मस्जिद हटाने के लिए कहा है आपने? जी। और मजार को? जी। 15 दिन के बाद अगर नहीं हटाते हैं तो क्या कार्रवाई होगी? फिर नोटिस देंगे, फिर जैसी विधिक कार्रवाई होती है उस तरह से होगा। दादा मियां मजार मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद सुल्तान ने कहा है कि यह जगह उनके पुरखों के वक्त से चली आ रही है और दावा किया कि मस्जिद का निर्माण नया नहीं है बल्कि काफी वक्त पुराना है। सुल्तान ने कहा कि इस संबंध में मोहल्ले और बस्ती के लोगों से मशवरा करने के बाद कोई फैसला लेंगे। मस्जिद मजार को हटाना है कि कानूनी सहारा लेना है। नए साल पर पिछले एक हफ्ते से संभल में ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की पैमाइश की गई, तालाब पर किए गए अवैध निर्माण को गिराया गया, मदीना मस्जिद को नोटिस जारी किया गया, जिसे रातों रात मस्जिद कमेटी ने भी ध्वस्त खुद ही कर दिया। इस जमीन पर फौरन गरीब लोगों को पट्टा दे दिया गया। अवैध तरीके से बनाए गए मदरसे को भी जमींदोज कर दिया गया है। ये दादा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये मजार है ये, और ये पुरखों से ही चला आ रहा है कि हमारे दादा परदादा गुजर गए तो ये ऐसे ही मजार था, बाबा जी का स्थान था ये। और अकीदत वाले लोग आते हैं यहाँ पे मन्नत वाले मांगने के लिए। हमसे ये कहा सर कि इसे आप 15 दिन के अंदर अंदर इसे सबको हटा दीजिए। अच्छा, तो ये कब्रिस्तान था ये? जी, कब्रिस्तान। तो इन्होंने क्या क्या हटाने के लिए कहा? इसे दरगाह को हटाने को कह रहे हैं, मस्जिद हटाने को कह रहे हैं। अच्छा, 15 दिन का उन्होंने समय दिया? 15 दिन का हमें समय दे रहा है ये। तो आपने क्या कहा? हमने ये बताया कि क्या नाम है, लखनऊ से रजिस्ट्रेशन है इसका सुन्नी वक्फ बोर्ड से, और ये गोरा गरीबा कब्रिस्तान है। इसमें सभी लोग दफन होते हैं और मजार पे हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। संभल में एक और तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर पैमाइश की गई है। 5 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया, जिस पर इस वक्त 20 से 25 मकान खड़े हैं। कानूनगो और लेखपाल की टीम ने मौके पर पहुंचकर नपाई की है। लेखपाल ने मौके पर मौजूद लोगों को अपने पास मौजूद नक्शे में भी तालाब की जमीन दिखाई है।
इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से यह खबर है जहां तुर्कमान गेट के पास एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बुलडोजर से मलबा हटाने का काम हो रहा है। आपको बता दें कि यहां पर मस्जिद के पास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था उसे हटाने के लिए एमसीडी की टीम पुलिस के नेतृत्व में पहुंची थी और उसी दौरान पुलिस की टीम पर पथराव किया गया था। बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर वहां माहौल को शांत कराया और जितना भी अवैध कब्जा है उसे ध्वस्त किया गया। अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और इसलिए तुर्कमान गेट के पास एक बार फिर से टीम पहुंची है। बुलडोजर से मलबा हटाया जा रहा है। कुमार सोनू हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, तस्वीरें दिखाइए, वहां पे कितने बुलडोजर पहुंचे हैं, मलबा हटाने का काम शुरू हो चुका है? देखिए, बिल्कुल आपको जोशना तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर अभी इस वक्त 3 बुलडोजर जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक बुलडोजर जो है वो जो बड़ी मशीन है जेसीबी, उसके जरिए जो हिस्सा नहीं टूट पाया था अवैध निर्माण का उसको तोड़ा जा रहा है ताकि उस मलबे को जो है जल्द से जल्द हटाया जा सके। इसके अलावा 2 जो जेसीबी बुलडोजर हैं वो लगातार मलबे को हटाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रकों में, डंपर में जो है मलबा उठाकर यहाँ से साफ किया जा रहा है ताकि पूरा जो मलबा है वो क्लियर करके एमसीडी जो है इस लैंड को टेक ओवर कर सके, जो कि तकरीबन जिसकी पैमाइश 1.45 एकड़ है, जिस पर अतिक्रमण हो रखा था और सैकड़ों करोड़ रुपए, तकरीबन 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की ये जमीन होगी अगर कमर्शियल एक्टिविटी के हिसाब से देखें तो फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर निगम के कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। इसके साथ साथ पुलिस फोर्स भी जो है पूरी तैनात है और आसपास पूरा एरिया अभी भी पुलिस की तरफ से कॉर्डन ऑफ रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से जो भीड़ है या मॉब है या फिर कोई उपद्रवी यहां तक ना पहुंच पाए और माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। फिलहाल रही बात अगर उस दिन की करें जिस दिन ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जब पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों की तलाश जो है तेज कर दी गई है। तो तस्वीरें एक बार फिर दिखा रहे हैं, ये मस्जिद के साथ का वो स्ट्रक्चर है जिसे अतिक्रमण कर रखा था जिसपे, और उसको तोड़ा जा रहा है जिसमें बारात घर और दवाखाना बना हुआ था। लगातार जो एमसीडी की सरकारी मशीन है वो लगातार उसको डेमोलिश करने का काम कर रही है। इसके अलावा जेसीबी के जरिए जो है बड़े बड़े डंपरों में, ट्रकों में मलबा उठाकर यहां से क्लीन किया जा रहा है, क्योंकि ये जब पूरा मलबा हटा दिया जाएगा तो उसके बाद इसका जो जमीन है इसको टेक ओवर करेगी एमसीडी, इसको अपने कब्जे में लेगी और उसके बाद इसकी बाउंड्री वगैरह वॉल करके आगे जो यूज करना है उसका यूज किया जाएगा। तो ये इस वक्त तुर्कमान गेट की स्थिति है जहां पर ये इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई लगातार अभी भी चल रही है। दूसरा दिन हो गया है, लगातार चल रही है। रात को 2 बजे जो है बुलडोजर का जो एक्शन है वो शुरू हो गया था और अब जो है मैक्सिमम मलबा अगर आप देखें तो उठा लिया गया है, लेकिन अभी कुछ हिस्से में जो रामलीला ग्राउंड के साथ सटा हुआ हिस्सा था वहां पर अभी भी मलबा है और उस मलबे को लगातार रिमूव किया जा रहा है जेसीबी मशीन के जरिए। कुछ मजदूर हैं जो कि बाउंड्री वॉल जो कि अब जो नींव होती है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए वहां पे हथौड़े की मदद से जो हिस्सा जेसीबी मशीन के जरिए नहीं तोड़ा जा सकता उस हिस्से को जो है हथौड़े की मदद से मजदूर तोड़ रहे हैं ताकि इस पूरे हिस्से को जो है रिमूव किया जा सके और मलबे को जो है धीरे धीरे हटाया जा रहा है। जो मटीरियल इसमें लगा हुआ था लोहा, उसको जो है एक जगह इकट्ठा किया गया ताकि यहां से गैस कटर के जरिए इसके छोटे छोटे हिस्से करके यहां से उसको भी रिमूव किया जा सके। जी बिल्कुल, तस्वीरें लगातार देख रहे हैं हम और तस्वीरें ये बता रही हैं कि मलबे को हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इलाके में शांति बनी रहे इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, दरअसल ये मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ स्ट्रक्चर है जिसे गिराना है और चुनौती ये है कि यहाँ आपको जेसीबी चलानी है, बुलडोजर चलाना है, लेकिन मस्जिद को खरोच ना आए इस बात का ध्यान भी रखना है। कल परसों रात जो कार्रवाई हुई थी उसमें इस हिस्से को छोड़ दिया गया था क्योंकि बड़ी संख्या में मलबा आसपास इकट्ठा हो गया था। उस मलबे को हटाने के बाद आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन हो रहा है और जो इमारत बच गई थी या जो स्ट्रक्चर बच गया था अब उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। सावधानी ये बरती जा रही है कि फैज़े इलाही मस्जिद को कोई नुकसान ना पहुंचे। हालांकि अफवाह यह फैलाई गई कि फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, दरगाह को तोड़ा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि बड़ी सावधानी से, बड़े कायदे से कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई भी नुकसान मस्जिद को ना पहुंचे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली के तुर्कमान गेट से ही जुड़ी हुई सामने आ रही है। इसका एक और नया वीडियो सामने आ गया है। पत्थरबाजी के बाद भागते दौड़ते लोग नजर आए।
तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस उपद्रवियों की फिलहाल पहचान कर रही है, लेकिन इस वक्त की वीडियो है जब रात 2 बजे प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा था, बुलडोजर से अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा था और एकाएक भीड़ हाथों में मोटे मोटे पत्थर लेकर इकट्ठा हो जाती है। धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, गलत अफवाह फैलाई जाती है, लोगों को उकसाया जाता है और निशाने पर होती है पुलिस पर हमला किया जाता है। इसके बाद जब पुलिस कंट्रोल लेती है या पुलिस लाठीचार्ज करने की कोशिश करती है या इस भीड़ पर कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो ये भीड़ फिर तितर बितर हो जाती है और जो अंदर पतली पतली संकरी गलियां हैं वहां पर भागने का काम करती है। हालांकि अब सीसीटीवी के आधार से इन वीडियो के जरिए लोगों की पहचान की जा रही है, इनके चेहरे देखे जा रहे हैं और इसी के आधार पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5 लोगों के चेहरे ही सामने आए हैं जो कल इस भीड़ में शामिल थे। इसके अलावा उस यूट्यूबर की भी तलाश की जा रही है जो भड़काऊ वीडियो बना रहा था और लगातार इंस्टाग्राम पर डाल रहा था, लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रहा था, जिसके जरिए बड़ी संख्या में भीड़ को इकट्ठा किया गया था। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से ही, जहां एक नाबालिग की पीट कर हत्या के मामले में अब पुलिस ने एक्शन लिया है। 11वीं में पढ़ने वाले मोहित को उसी के नाबालिग दोस्तों ने पीट कर मार डाला। इसमें पुलिस ने अब तक 6 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा है जो मोहित के स्कूल में ही साथ उसके पढ़ते थे। मोहित इंदिरा कैंप में रहता था। पुलिस के मुताबिक मोहित का उसी इलाके में रहने वाले एक नाबालिग लड़के से झगड़ा चल रहा था। इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट को लेकर यह विवाद हुआ और कुछ लड़कों का गुट त्रिलोकपुरी में मोहित के पास पहुंचा, जहां वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। मोहित से आरोपी लड़कों की कहासुनी हुई जो धीरे धीरे हाथापाई और उसके बाद मारपीट में तब्दील हो गई। दूसरे गुट के लड़कों ने मोहित को लाठी डंडों से पीटा, बेरहमी से बेहोश होने तक पीटा। इसी दौरान जब वहां मौजूद कई लोग ये सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश भी की। तो इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। पोस्ट पर एक कमेंट को लेकर विवाद शुरू हुआ और नाबालिग लड़कों ने मोहित को पीट कर उसकी जान ले ली। मेरे को नहीं पता मेरे बच्चे का कौन लोग आए थे, पता आपको कौन लोग निकाल गए? यार दोस्त थे वो लेके आए, लेके भी गए, छोड़ के भी गए, दवाई भी दिला के गए। कितनी उम्र थी और कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? ऐसे एक साथ के, ये 10-11 साल, 10वीं या 11वीं के पढ़ने वाले बच्चे हैं, 17 साल के। अच्छा, आपको उसने बताया था कि उसे किसी से झगड़ा चल रहा है या कोई बात किसी पे? अब आप क्या कहना चाहती है, पुलिस के या प्रशासन से कुछ बताइए। पकड़िए उसको, इंसाफ चाहिए और क्या चाहिए? मेरे को मेरा बच्चा तो चाहिए नहीं, मुझे पता है वो नहीं मिलेगा मेरे को। अब मैं जानती हूँ बहुत अच्छी थी, मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे इंसाफ तो मिल जाएगा। मेरे बच्चे को बेवजह मार दिया उन्होंने। अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पोस्ट पर एक कमेंट को लेकर था, जिसे लेकर मोहित का त्रिलोकपुरी के 15 ब्लॉक के लड़कों के साथ विवाद हो गया था। परिजनों का कहना है कि मोहित को उसके दोस्त घर से लेकर गए, उसके साथ 15 से 20 लड़कों ने मारपीट की। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद मोहित घर चला गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां पर मोहित ने दम तोड़ दिया। ये बताया गया था कि एक विक्टिम है मोहित, 17 साल इसकी उम्र है, ये ब्रॉड डेड है। और इसके बाद हमारी ऑपरेशन टीम और थाने की टीम जब इसमें काम करते तो पता चलता है कि 2 ग्रुप्स के बीच में, 2 बच्चों के ही ग्रुप हैं, सेम स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बीच में किसी माइनर बात पे झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद उसमें एक दूसरे को असॉल्ट किया गया, मोहित को काफ़ी असॉल्ट किया गया। उसके बाद ये अपने घर जाता है, घर पे इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और इसका बड़ा भाई जब इसको हॉस्पिटल लेके आता है तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इसकी डेथ हो जाती है। इसमें सभी जो 6 हैं वो नाबालिग हैं, CCLs, और सबको हम एप्रिहेंड कर लिया है और फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। छोटी सी माइनर बात पे इनका आपस में झगड़ा हुआ था और झगड़े में ड्यूरिंग फिजिकल असॉल्ट इसमें जो विक्टिम है मोहित, उसकी डेथ हो जाती है। अभी में खबर महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां वन विभाग की टीम ने एक आदमखोर का रेस्क्यू किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रैंकुलाइज कर बाघ को पकड़ा। बाघ ने 2 दिन पहले ही महिला को अपना निशाना बनाया था। आदमखोर को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। वन विभाग का कहना है कि ये बाघ बहुत आक्रामक था। महिला से पहले इसने कई मवेशियों को भी अपना शिकार अपना निवाला बनाया था। वन विभाग की टीम को बाघ पकड़ने के लिए स्पेशल कैमरा, पग मार्क्स और लगातार ट्रेस करने के बाद सफलता मिली।